स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान में जज्बा जंग को सरकारी प्रोपेगेंडा से हवा दी जाती थी, लेकिन आज हालात यह हैं कि मुल्क खुद अंदरूनी तौर के ऊपर बिखरने की कगार पर है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस हमें खबरों में देखने को मिल रहा है कि दिस टाइम पाकिस्तान की आर्मी खुद डेस्परेट है टू फाइट अ वॉर विद इंडिया। और यह बात कोई झूठ नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो में हम एनालिसिस के साथ, हम डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ यह बात प्रूव करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की आर्मी जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है, उसको प्रेजेंटली भारत के साथ वॉर चाहिए ही चाहिए। आप एक ट्रेंड नोटिस करिए, पिछले 4-5 दिनों से, जब से पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ है, तब से पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के ऊपर चाइनीज SH-15 155 mm वाली हॉविट्जर को डिप्लॉय कर दिया है। पिछले 4 दिन से LOC के ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, पिछली 4 कंसेक्यूटिव रातों से। अब ऐसे में पहले जो पाकिस्तान भारत के साथ वॉर में बचता था, प्रेजेंटली उसकी आर्मी को एक डेस्परेट वॉर चाहिए क्यों? इसके पीछे बहुत से इंटरेस्टिंग कारण है। देखिए, ऐसे में आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना होगा पीछे का। किसी भी देश में 2 मेजर आर्म्स हैं, एक वहां की गवर्नमेंट, दूसरी वहां की आर्मी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखो तो पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी की चलती है, चाहे फिर वो 1948 का टाइम हो, 1958 हो, 1977 हो, 1999 का टाइम हो, इन्होंने मिलिट्री कू देखे ही देखे हैं। इसी वजह से हमें न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल देखने को मिलते हैं कि भाई, कैन पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ब्रेक द मिलिट्री स्ट्रैंगल होल्ड। उसके बाद वाई पाकिस्तान मिलिट्री इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी मिलिट्री डीपन्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द नेशनल पॉलिटिक्स। अब इन तीनों चीजों से प्रूव होता है कि आर्मी का दबदबा वहां पे बहुत है। अब जब दबदबा आएगा, आप लोगों को कुछ सेल भी तो करोगे, और सेल क्या करोगे? उम्मीदें। तो इतने सालों से, 75 सालों से जो लोगों को उम्मीदें देके बैठे हो आप, वो उम्मीदें पूरी कहां पे हुई? देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, IMF से आप लोन लेते जा रहे हो, बलूचिस्तान का जो मसला है वो आपसे सुलझ नहीं रहा है, उधर से आपके खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में जो TTP है वो अटैक करती जा रही। पंजाब वाले रीजन में ऑलरेडी क्राइसिस है, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो आपसे काबू ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि जो उनका आर्मी जनरल है आसिफ मुनीर, वो इस बात को भटकाने के लिए सारे का सारा ध्यान कहां पे फेंकते हैं? एंटी हिंदू। और इसके पीछे भी बहुत बड़े एक डॉट्स हैं कनेक्ट करने वाले। देखिए, आज तक पाकिस्तान के जितने भी आर्मी जनरल्स हुए हैं, उनके नैरेटिव में हमें हमेशा एंटी इंडिया देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम ये ध्यान कहां पे जा रहा है? एंटी हिंदूज की ओर। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट की है। अगले 15-20 सालों में इनको डर है कि जिस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ था, शायद वो बेस बेचने के लिए जनता को रह ही ना जाए। वो कैसे, वो भी आज की वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद इसी वजह से अगर हम देखें कि भाई क्यों जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में आ रहा है, देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में ट्रेन का अटैक हो रहा है। कई न्यूज आर्टिकल तो ये भी छप रहे थे कि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं, उनके लिए ट्रेन में ट्रेवल करना खुद सेफ नहीं है, अपने ही देश में, वो भी आर्मी जनरल के लिए। बलूचिस्तान में जो आपकी रेबेल मूवमेंट चल रही है वो आपसे सुलझ नहीं रही है। उसके बाद अगर जो तहरीके तालिबान है, TTP है, तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको वो परेशान कर रहा है। उसके बाद सिंध में कैनाल की वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्टर आपसे सुलझ नहीं रहे हैं। इसी के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर अगर हम आगे बढ़े तो पाकिस्तान में जो पीक इन्फ्लेशन थी वो 37% पे पहुंच गई थी 2023 की मई में, और अभी भी वो इन्फ्लेशन 29.2% पे है। पाकिस्तानी महंगाई से जूझ रहे हैं। और जब मैं आपको बात बताऊंगा ना, जो आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि पाकिस्तानी इन्फ्लेशन से उलझ रहे हैं, लेकिन वहां की आर्मी के कुछ मिलिट्री वेंचर्स हैं, वहां की आर्मी की कुछ कंपनीज हैं, वो ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस कर रही हैं। ये प्रॉब्लम है आज के पाकिस्तानियों की। इस नैरेटिव को दबाने के लिए, अपनी जनता के ये सवाल छुपाने के लिए, उनको भारत की वॉर का नैरेटिव बेचा जा रहा है। अब इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो तो पाकिस्तान के पास $9.1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, जिसकी वजह से नेवल ब्लॉकेड की बातें भी हो रही थी कि अगर भारत ने नेवल ब्लॉकेड कर दिया तो इनके पास भाई सिर्फ 54 दिनों का समय है, 54 डेज का इनके पास पैसा है अपनी इंपोर्ट्स को मीट करने के लिए। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें तो आज $1 के बजाय उसका एक्सचेंज रेट देखो तो 281 पाकिस्तान रुपए पे चला गया है।
उसके बाद जो इनकी एफडीआई है वो 2022 से 52% पे आसपास गिर गई है। इनकी एफडीआई का एक मेजर जो सोर्स हुआ करता था वो सीपैक के प्रोजेक्ट से। जब से बलोचिस्तान में वो लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है तो तब से इनके सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल हो गए हैं। पॉवर्टी पाकिस्तान में 40% बढ़ गई है। अब लेकिन जो डाइकोटमी है कि इतना सब कुछ तो था भाई, लोग पाकिस्तान वाले अब आर्मी से क्यों खफाएं जी? द रीजन बिहाइंड दैट इज इतना सब कुछ होने के बावजूद 40% पॉवर्टी, एफडीआई आपकी 52% से गिर गई, सीपैक आपका स्टॉल्ड है जो आपने सपने बेचे थे। आपके डिफेंस का बजट जो है वो $8 बिलियन $8 बिलियन के आसपास या 2.44 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए में है, विच इज 15% इंक्रीज फ्रॉम द पास्ट ईयर। आर्मी के लिए पैसा कहां से आ रहा है जी? लोग तो आपके भूखे मर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, despite this all is happening despite the economic collapse which is happening in Pakistan। अब अगर हम आगे बात करें, इसी वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये पहलगाम वाला टेरर अटैक इन्होंने करा है, इसकी वजह से अब जो पाकिस्तान की जनता का नैरेटिव है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं आप देखिए। और वो जनता क्यों बोल रही है? क्योंकि इतना इकोनॉमिक कोलैप्स होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान की आर्मी थी, आर्मी के जनरल्स थे, दे वर लिविंग अ लैविश लाइफ। तो अब देखिए, द पाकिस्तानी मिलिट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री डज नॉट हैव द यूनानिमस और इवन मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल इन अ फेस ऑफ विद इंडिया। और ये किसने लिखा है? आदिल राजा ने लिखा है। उसके बाद दूसरा देखिए, पाकिस्तान इज पॉलिटिकली डिवाइडेड। इससे आपको समझ में आएगा क्यों पाकिस्तानी आर्मी डेस्परेटली राइट नाउ वांट्स अ वॉर विद इंडिया। पाकिस्तान इज पॉलिटिकली डिवाइडेड बट वी स्टैंड यूनाइटेड एज अ नेशन। इफ अटैक्ड और थ्रेटेंड बाय इंडिया, all groups PMLN, PPP, PTI, JUI and others will rally together under the Pakistani flag to defend our homeland। और ये किसने बोला है? किसकी स्टेटमेंट है? इमरान खान की पार्टी के लीडर की, जिसके सपोर्टर्स आज के पाकिस्तान के पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट हिज अरेस्ट। तो वो आता है ना कि जब दूसरे मुल्क की बात आएगी तो इनके अंदर जितनी भी डिविजन्स हैं, जितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वो लोग भूल जाएंगे। दैट्स द मेजर रीजन इनको वॉर चाहिए। उसके बाद इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया? इतने टाइम से ट्राई तो कर ही रहे थे लेकिन तब बात बन नहीं रही थी, तो दे ऑप्टेड फॉर पहलगाम अटैक। अब इसके पीछे के दो रीजन हैं। पहलगाम अटैक से इनको अचीव क्या हुआ? देखिए, पहलगाम टेरर अटैक से सबसे पहले तो जो इंटरनल लेवल के ऊपर इनके वहां पे जो ट्रस्ट का इरोजन हो रहा था वो बच गया। लोग सोशल मीडिया के कारण, हम इस मुद्दे को डिटेल में चर्चा करेंगे, लोग सोशल मीडिया के कारण जो इन्होंने आज तक अपनी किताबों के जरिए उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम डिवाइड थोप रखा था, सोशल मीडिया के आने से वो बैरियर चले गए। लोग उस मुद्दे को मान ही नहीं रहे थे। पीपल वर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम इट। अगर आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी देखो तो वहां पर यह ट्रेंड साफ देखने को मिलता है। तो उस हिंदू मुस्लिम डिवाइड को फिर से रखने के लिए, आर्मी की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, आर्मी की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए, पहले आसिफ मुनीर सबके सामने स्टेटमेंट देते हैं 16 अप्रैल को, टू नेशन थ्योरी स्टिल अलाइव, हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम्स। अपने बच्चों को बाहर भी हिंदूज के साथ कोऑपरेट मत करने दीजिए। सेकेंड क्रेडिबिलिटी जो आज तक पाकिस्तान की आर्मी की टिकी हुई थी वो थी कश्मीर के मुद्दे की। जब भी लोग इनसे सवाल पूछते थे कि भाई इतने साल 75 साल हो गए, हमने तुम पे ट्रस्ट किया, तुमने करा क्या, तो ये उनको कश्मीर के पीछे डाल देते थे। लेकिन कश्मीर 2019 से डेवलपमेंट के कारण ना तो किसी कश्मीरी को पाकिस्तान चाहिए था और वहां पे भी पाकिस्तान में भी जो कश्मीरी कार्ड था वो डिप्रिशिएट होता जा रहा था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। तब इन्होंने क्या करा? पहलगाम का टेरर अटैक करवा के वहां पे स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट करके एक तो कश्मीर की जो इकोनॉमी थी उसको हिट करा। अब वहां पे पैसा नहीं रहेगा तो तब ये जाके कश्मीरियों को, कश्मीर के लोगों को फिर से इंसाइट कर पाएंगे टेरर के नाम पे। और दूसरा, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड जो अपने देश में क्रिएट करना चाहते थे वो भी इन्होंने कर लिया। लेकिन इसके पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अब अगर उस प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले आप आज जान के शॉक हो जाओगे कि पाकिस्तान की आर्मी की वॉर की भूख के पीछे सिर्फ सियासी या जज्बाती वजह नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंगल भी है। पाकिस्तान की जो फौज है वो सरहद पर बंदूक लेकर खड़ी नहीं है, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस इंपीरियम चलाती है वो। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन,
ये 4 बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की आर्मी को आज की डेट में एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर चलाने के लिए सस्टेन कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगर आप सेक्टर्स को देखो तो इन सेक्टर्स की फाउंडेशंस के जरिए पाकिस्तान की फौज ने हर सेक्टर में पंजा फैला रखा है। फर्टिलाइजर से लेकर सीमेंट तक, बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक, एयरलाइन से लेकर मिल्क के प्रोडक्ट्स तक, हर जगह फौजी धंधा चला रहे हैं। आप पाकिस्तान में ग्रोसरी लेने जाओ तो फौजी फाउंडेशन का नमक मिर्च मिलेगा आपको। आप अगर बैंक जाओगे तो अस्करी बैंक मिलेगा। अब अगर आप एस्टिमेशंस के हिसाब से देखो तो 2000 के आसपास तक फौज ने इन कमर्शियल वेंचर्स से कंबाइंड रेवेन्यू 20 बिलियन डॉलर तक हासिल कर लिया था। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जिसका सीधा फायदा मिलिट्री के टॉप जनरल्स को मिलता था। एक डॉक्टर आयशा सिद्दीक है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा है जो बताता है कि पाकिस्तान आर्मी ने मुल्क की 12% जो जमीन है वो अपने कब्जे में कर रखी है। और अगर पाकिस्तानी आर्मी का जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स है उसकी नेटवर्थ आज की डेट में 20 बिलियन डॉलर्स के आर पार हो चुकी है। फौजी फाउंडेशन का खुद का नेटवर्थ जो है वो 2 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसके बाद अगर आप आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जो पाकिस्तानी आर्मी का है उसके नेटवर्क की बात करो 1 बिलियन है। अब 1971 में जो ये ट्रस्ट शुरू हुआ था आज देखो कितनी वैल्यूएशन पे पहुंच गया। यानी आर्मी ने अपने लिए एक पैरेलल इकोनॉमी बनाई हुई है। वहां पे जो पैसा जो है वो सिर्फ उन्हें देती है और साथ ही उस पैसे से पाकिस्तानी आर्मी पावर हासिल करती है, लेकिन वहां के लोग 40% पॉवर्टी में हैं। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो आप नैरेटिव चला देते हो पहलगाम का, आप नैरेटिव चला देते हो हिंदू मुस्लिम डिवाइड का। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई जब जब मिलिट्री रिजीम्स आए हैं पाकिस्तान में इसकी एक्सपेंशन हुई है। जो भी फौजियों के बिजनेस हैं पाकिस्तान में, जितने मिलिट्री रिजीम्स आए हैं उसके टाइम के ऊपर लीप्स एंड बाउंड्स में इन्होंने तरक्की करी है। 1965 और 1971 के जंग के दौर में फौजी फाउंडेशन जैसे जो संस्थान थे ये छोटे से थे और बनते बनते आप आज की डेट में देखिए कितने बड़े नेटवर्क्स बन गए हैं। 1970 में फौजी फाउंडेशन के असेट्स तो वो सिर्फ 152 मिलियन थे, जो 1982 तक आते आते 2060 मिलियन हो गए और इसके पास आज की डेट में 29 इंडस्ट्रीज हैं। यानी 1971 के बाद अगर आप इस चीज को देखो, जब भुट्टो के सिविल रूल आया उसके बाद फिर जियाउल हक का मार्शल लॉ आया तो इसके दौरान फौजी कंपनी से बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। 1971 को भी अगर आप देखो तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जब स्थापना की गई थी तो ऑफिशियली इसका पर्पस क्या रखा था पाकिस्तानी आर्मी ने कि हम रिटायर्ड सोल्जर्स की मदद करेंगे। पर जल्द ही जो ये ट्रस्ट था इसने अस्करी बैंकिंग में एंट्री मारी, इसने इंश्योरेंस में एंट्री मारी, इसने सीमेंट में एंट्री मारी, इसने शुगर मिल्स भी अपने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अगर आप फाइनल देखो तो जो फाइनल स्टेज आती है इनकी एक्सपेंशन की वो 1999 से लेकर 2005 तक आती है, जब मिलिट्री बिजनेस का पीक था। 1999 में जब कारगिल हुआ तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर करा था। अब इस टेक ओवर के बाद अगले 8 से 9 सालों में फौजी एम्पायर भाई अपने पीक पे पहुंच गया। नए नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू करे, जॉइंट वेंचर्स इन्होंने शुरू करे और आसानी इनको कहां पे हुई, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इनको सीधा मिल जाते थे। अब 2005 तक तो हालात ये थे कि भाई फौजी फाउंडेशन, AWT, शाहीन और जो चौथी बहरिया फाउंडेशन है उन्होंने मिलकर मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को अपने अंदर कर लिया और इनके आज की डेट में टोटल 99 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीमेंट की फैक्ट्री से लेकर टोल हाईवे तक सब में फौजी ही फौजी है। आपको एक मैं और स्टैट बताता हूं, ये देखिएगा, मरी पेट्रोलियम है। अब मरी पेट्रोलियम जो ये भी ये फौजी कंपनी जो मैंने आपको नंबर 1 वाली बताई उसकी फाउंडेशन कंपनी है ये। तो ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और अगर आप इसकी वैल्यूएशन को देखोगे $1 ट्रिलियन, लोग 40% पॉवर्टी में। फौजी फर्टिलाइजर वो भी अपने टॉप प्रॉफिट मेकर्स में है। 2024 की एक रिपोर्ट है, हां फौजी ग्रुप की कंपनीज की रिपोर्ट है 2024 की, तो उसका अगर आप प्रॉफिट देखो तो उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया है। वहीं 2022 से आपकी एफडीआई में 52% की गिरावट है जी। लोग आपके भूख से मर रहे हैं, ये कंपनीज प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही है। वो प्रॉफिट का पैसा जा कहां पे रहा है यही आपसे पाकिस्तान की जनता पूछ रही थी, जिसके लिए आपने ये पहलगाम का नैरेटिव बेचा। उसके बाद अगर हम नंबर्स में देखें तो इनका 767 बिलियन का रेवेन्यू है ओवर द पास्ट 3 इयर्स और इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो आयरोनिक बात यह है दोस्तों यहां पे कि जब मुल्क की जीडीपी गिर रही है फौजी बिजनेस फिल भी फूल फल रहे थे।
इसके अगले बाद। तो अगर हम इस सबके मिलिट्री को बेनिफिट्स देखें तो पाकिस्तान आर्मी के पास जो ये बिजनेस एम्पायर्स हैं, इनसे 2-3 चीजें आती हैं उनके पास। सबसे पहले उनके पास पैसा आता है, बहुत पैसा, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने खुद के खर्चों के लिए, और दूसरा इसी पैसे से वो लोग पब्लिक में अपनी इमेज को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई पब्लिक में इमेज को कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि ये सब जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पर कर रहे हैं। आर्मी अपनी जो अच्छाई का नैरेटिव है वो लोगों को बेचती है कि देखो हम जवानों और अवाम की भलाई करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका मुनाफा जो है वो ज्यादातर टॉप ऑफिसर्स की जेब में जा रहा है। एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, हाँ, ये जो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनकी अगर आप औसतन चीज देखो तो उनके पास 240 एकड़ के आसपास जमीन है, और इसी फाउंडेशंस की मदद से उन्हें 40 से 50 करोड़ का एक प्लॉट भी मिलता है। टॉप 100 ऑफिसर्स की अगर आप एवरेज नेटवर्थ देखो पाकिस्तान की, ये लगभग $70 मिलियन के आसपास की है, उस देश में जहां पे अवाम आपकी भूखी मर रही है। लेकिन सवाल यह है कि भाई इस फौजी कमर्शियल एम्पायर का भाई वॉर से क्या लेना देना है? देखिए, जब मुल्क टेंशन में होते हैं ना, तो जंग का माहौल बनता है वहां पे, तो ऑटोमेटिकली उस देश का डिफेंस बजट और वहां के जितने भी फौजी हैं, टॉप ब्रास है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कोई इनके बिजनेस को क्वेश्चन ही नहीं करता, जो लोग पहले पूछ रहे होते हैं, सब दे रैली बिहाइंड द आर्मी। जैसे हमने देखा कि इमरान खान के लिए पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भाई उसी की पार्टी का बंदा कह रहा है इफ इट विल बी अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, हम सारी पार्टीज साथ मिलकर पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे यूनाइटेड खड़े हैं। और पिछले कुछ सालों में जब इंडो पाकिस्तान जो रिलेशंस थे वो रिलेटिवली काम थे, एलओसी में भी सीज फायर रही कुछ टाइम के लिए, पीस टॉक्स वगैरह भी चले, अवाम और जो मीडिया थी वो भी थोड़ा था साहस दिखाने लगे थे, और ये सब हो क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो अब जब सोशल मीडिया के कारण जिन डिवाइड्स का पर्दा उनके दिमाग में लगाया गया था वो हट गया, तो अब भाई वो क्या करेंगे? अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान देंगे, राइट? क्योंकि वो नेशनलिज्म वाला सेंस तो तब आएगा ना जब आप डिवाइड क्रिएट करवाओगे कि भाई इंडिया वाले चढ़ के आ गए ऊपर तो पाकिस्तान विल बी यूनाइटेड। लेकिन लोग एक दूसरे को एक ही समझ रहे थे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कोई रहा ही नहीं था, सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को हटा दिया था। अब लोग फोकस करने लगे थे आर्मी पर कि भाई तुम्हें 75 साल दिए, 75 साल में तुम हमें अपना पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रोल बताओ। अब लोग उसको क्वेश्चन करने लगे कि आर्मी का भाई पॉलिटिकल रोल हमें बताओ, कि जब इकोनॉमी डूबी जा रही है तो ये फौजी फर्टिलाइजर या आपने ये देखा होगा अस्करी बैंक, इनका जो पैसा बन रहा है, क्या भाई वो आर्मी नेशन को वापस दे भी रही है या नहीं? और जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे तो आर्मी बिकेम अनकंफर्टेबल विद दीस क्वेश्चंस। तो उन्हें एक बार फिर से उस पुराने इंडिया दुश्मन है के नैरेटिव की जरूरत पड़ी, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके $20 बिलियन के एम्पायर को नजरअंदाज कर दें। क्योंकि जंग का शोर एक तरह का ध्यान भटकाने वाला स्मोक स्क्रीन ही होता है, क्योंकि जहां भी वॉर होगी, वॉर मीन्स वहां की आर्मी जो है वो देश के लिए अनिवार्य बन जाती है। आर्मी इज इंडिस्पेंसेबल फॉर दैट नेशन। सबको फिर से तस्लीम करनी पड़ेगी और कोई उनके बिजनेस और बजट पे उंगली उठाएगा ही नहीं। आप इसका पाकिस्तान में ट्रेंड भी नोटिस करो, चाहे 1965 की वॉर हो, 71 की हो, 99 की हो, हर वॉर के बाद आर्मी की पकड़ मुल्क पर और ज्यादा मजबूत हुई है, चाहे फिर उससे पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ हो। एंड इट्स सिनिकल बट एंड अगर हम रियलिटी की बात करें तो आप ये लाइन पढ़ के देखिएगा कि द मिलिट्रीज बिजनेस एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स आर क्लोजली टाइड टू द वॉर एंड द परपेचुएशन ऑफ द मिलिट्री पावर, हेंस देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। The military's war INC businesses continue to thrive, contributing significantly to its political and economic dominance in the Pakistan. और इसी वजह से इस वक्त के ऊपर पाकिस्तान ने पहलगाम का टेरर अटैक करवा के एक तो अपने देश के लोगों के मन में जो वो हिंदू मुस्लिम वाला डिवाइड जा रहा था, जिसके ऊपर उनके नेशन की अस्तित्व भी एक आई वुड से दैट वो वहां के ऊपर टिकी हुई थी, वो जा रही थी। पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट वाज लूजिंग इट्स रेलेवेंस। आपने अपना देश ही वहां से बनाया था, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। आज के लोग सोशल मीडिया के कारण इतने साल से तो आपने किताबों में वो चीज भर दी उनके दिमाग में, सोशल मीडिया उन बाउंड्रीज को मिटा रहा था। तो एक तो उन्होंने इससे वो अचीव कर लिया, उसको और ज्यादा भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, चाहिए थी वॉर, वॉर में
अब अगर पाकिस्तान उसको इनिशिएट करता, लोग उसको ऑलरेडी बुरा मानते, भाई इकोनॉमी हमारी का बुरा हाल है, तुम वॉर इनिशिएट कर रहे हो। अब पहलगाम टेरर अटैक करा के इफ इंडिया विड बी बिगिनिंग द अटैक, तो वो अपने लोगों को यह चीज जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम रिटेलिएट बैक कर रहे हैं, तब उसके लोग भी अलाइन होके आएंगे। तो ये नैरेटिव चलाने की उसने कोशिश की है, अपने वॉर के नैरेटिव को चला के अपने इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो छुपाने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों ये समरी है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं, या इसका मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज GS_Gill UPSC, ठीक है, तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? चलो अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं। देखिए अगला है पाकिस्तान के जो यूथ का माइंडसेट है वो बदल रहा है, और इसका स्पेसिफिक कारण है सोशल मीडिया का इंपैक्ट। क्योंकि अगर यूथ के मन से, आप आसिफ मुनीर की वो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो, उसने बोला आप अपने बच्चों को भी बताइए पाकिस्तान का वो फाउंडेशन क्या था, हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम अस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस में और प्रेजेंट जनरेशंस में सोशल मीडिया के कारण वो जो फाउंडेशन थी उनके नेशन स्टेट की, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही है। तो पाकिस्तान के यूथ का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। पाकिस्तान का नौजवान क्या अभी उसका जो वॉर वाला नैरेटिव है उसको खरीदेगा? आंसर इज नो। सोशल मीडिया के जमाने ने सोच बदल दी है। 20 से 30 साल के जो पाकिस्तान के यूट्यूब वाले लोग हैं, पाकिस्तान की यूथ है, वो अभी सिर्फ पीटीवी की खबरों के ऊपर नहीं जीती, बल्कि वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक के जरिए बेहद जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जो रियल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको समझ रही है। ये जो पाकिस्तान की नई नस्ल है इंटरनेट पे, ये इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देखती है, हॉलीवुड मूवीज को देखती है, ये के-पॉप को देखती है, सब देख रही है वो। तो उनके लिए जो ये पाकिस्तान की आर्मी जो है आज तक दुश्मनी वाला जो नैरेटिव पैदा कर रही थी वो पुराना हो चुका है, उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है उनके लिए। एंटी इंडिया का जो जज्बा भी है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैं, वो इमोशनल जो वेव है वो हुआ करती थी, आज नहीं है, आज वो सस्टेन नहीं कर ली। मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रूव करता हूं। देखिए फरवरी 2019 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी, तो दोनों मुल्कों के सोशल मीडिया पर, ये नहीं है कि भारत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी हैशटैग्स क्या चल रहे थे? से नो टू द वॉर। फातिमा भुट्टो जैसी जो सेलिब्रिटीज है उनकी, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि भाई वी डोंट वांट वॉर विद इंडिया। तो पाकिस्तानियों को इस टाइम के ऊपर वायलेंस नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान का जो ट्विटर है, यूट्यूब है, सब पर बहुत से लोगों ने खुलकर कहा कि जंग से मसले हल नहीं होंगे, लेकिन उससे जो आर्मी के मसले थे वो कैसे हल होंगे, सवाल ये था आर्मी के सामने। और ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स था जब पाकिस्तान की आम जनता ने खुलकर आवाज के जरिए एक कॉन्फ्रंटेशन किया था और आर्मी के खिलाफ स्टैंड लिया था। अब इसके बाद अगर हम आजकल के यूट्यूबर्स को भी देखें, मशहूर पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात करें तो इनका कंटेंट भी देखने में अलग ही लगता है। ये जेंजी पढ़ लिखकर प्रैक्टिकल चीजें चाहता है, ना कि बॉर्डर के ऊपर मर मिटने का जुनून है इनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इरफान जुनेजो है, ट्रेवल के ऊपर, बाइक के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर वीडियोस बनती हैं। उसके बाद डक्की भाई, तैमूर सलाहुद्दीन, है ना, मूरो, जो कॉमेडी करते हैं, म्यूजिक करते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर व्लॉग्स बनाते हैं। तो आजकल जो वो पाकिस्तान की यूथ है वो पॉलिटिक्स या आर्मी के गैमिक से हटके कहां जा रही है? दे आर गोइंग ऑन मोर ऑन पर्सनल ग्रोथ, दे आर गोइंग ऑन एंटरटेनमेंट, दे आर गोइंग ऑन मोर क्रिएटिविटी, है ना। तो उनके लिए दे मेनी ओपनली स्टेट दैट पॉलिटिक्स एंड हेट आर नॉट देयर फोकस। तो जब आपकी जो यूथ है, जो आगे चल के पाकिस्तान की अवाम का हिस्सा बन रही है, अगर वो आपकी आइडियोलॉजी से रिलेट नहीं कर पा रही तो आप सस्टेन कैसे करोगे? एक बार जब वो यूथ पढ़ लिख के लिबरल सोच वाली हो गई तो कल को आप जो अपने $20 बिलियन के धंधे चला रहे हो उसका हिसाब तो मांगेगी ना। और इसमें अगर आप पाकिस्तान की यूथ का माइंडसेट भी देखो तो वो पिछली चीजों से उभर कर रोजी रोटी, करियर, ग्लोबल ट्रेंड्स की बात कर रहा है। हां, अभी एक पोर्शन है यूथ का जो रेडिकल सोच रखता है, पर जो ट्रेंड है ना वो धीरे धीरे लिबरल डायरेक्शन में जा रहा है। वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन ओटीटी, कोक स्टूडियो के गाने, ये क्रॉस बॉर्डर जो है वो एक कल्चरल फिनोमिना पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो शायरी है वो युवा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाकी देशों को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। कराची का जो यंगस्टर है वो बॉलीवुड के लेटेस्ट गाने पर रील्स बना रहा है। मुंबई का जो लड़का है वो कोक स्टूडियो के जो पसूड़ी गाना आया था वो करके, है ना, उसको अपने कवर के ऊपर डालता है। अब इस कल्चरल एक्सचेंज से जो पाकिस्तान के फाउंडर्स थे,
फोर फादर्स थे जिन्होंने वो अदराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट चलाया था, उस कॉन्सेप्ट में भी हमें डेल्यूशन देखने को मिल रही थी। अब अगर वो अदराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कहां से आएगा? हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है तो भाई इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड कहां पे? इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड नहीं है तो भाई वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी तो आर्मी सस्टेन कैसे करेगी? जब दो मुल्कों के लोग अपने आप को जस्ट लाइक अस वाली फीलिंग लेके आ जाएंगे, भैया हमारे जैसे ही है यार, तो वो आर्मी तब सस्टेन कैसे कर पाएगी? अब अगर आप देखो तो ये जो एंटी इंडिया का सेंटीमेंट है ये ट्रेडिशनल रूप में हुआ जरूर करता था, लेकिन अब उसका डिक्लाइन है। अगर आप इमोशनल फ्रेंजी की बात करो तो 80-90s के अंदर जब वो क्रिकेट के मैच से लेकर आई वुड से दैट वो क्लास की टेक्स्ट बुक्स तक हर जगह दिखती थी। तो जब टेक्स्ट बुक का जमाना होता था और सोशल मीडिया नहीं था, तब पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी यूथ के दिमाग के अंदर वो चीजें घुसा दी। इंडिया इज एन एनिमी, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, और उससे तुम्हें बचाएगा कौन? हम। सो अलाइन बिहाइंड अस, डू नॉट क्वेश्चन अस, हम जो करेंगे हम वो करेंगे। और इनके खुद के बच्चे वो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं। सो ये सब नैरेटिव्स वगैरह चलाया जा रहा था, लेकिन आज वो चीज चेंज हो चुकी है। आज के जो लोग हैं, अगर आप पाकिस्तान के जो मीडिया के नैरेटिव्स देखो, सोशल मीडिया के नैरेटिव्स को देखो, तो पाकिस्तान के लोग खुद बोलते हैं कि भाई दुनिया मार्च पे जा रही है, आप हमें अभी भी 1947 में उलझा के रख रहे हो। सो ये एक चेंज आया है जिससे जो पाकिस्तान का मुल्क है उसमें जो तालिबानाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हां, जो यही मैं बात आपको बता रहा था, तालिबानाइजेशन वाली और एक्सट्रीमिज्म वाली। उसके बाद जो व्लॉगर्स हैं वो रिलीजियस हार्डलाइनर्स को खुल के क्रिटिसाइज करते हैं। आर्मी जब भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटरफियर करती है उसमें भी वो आर्मी को बुराई करते हैं कि भाई आप, मतलब भले ही वो रिस्क लेकर होता है कि भाई आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे, लिबरल ख्यालात के होंगे, लिबरलिज्म से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, तो डेमोक्रेसी में आर्मी का क्या रोल है? वो तो आप उसे डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए जब 2022-23 में इमरान खान का अरेस्ट हुआ था तो इमरान खान के सपोर्टर्स ने मिलिट्री से टकराव किया था। तब पहली बार हमें यह देखने को मिला था कि यंग लोग आर्मी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर ही रहे। बाद में उनके ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ, लेकिन उन्होंने वो एक जो इनिशिएशन होती है, यूथ के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है, वो हमें जरूर दिखाया। इसके बाद दोस्तों जो बड़ी बात है, जो आज की यूथ में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, वो है यूथ नेशनलिज्म का चेंज। अब इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, यूथ आज की पाकिस्तान की सवाल ये पूछती है कि भाई तुम्हारे इस इंडिया वाले नैरेटिव से व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर उन्हें लगता है कि भाई जो जंग से तुम मुझे नौकरी दोगे मेरा फ्यूचर बेटर होगा, तो भाई मैं ठीक है इसमें जुनून से आऊंगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं भाई क्यों आऊं इसमें? उनके लिए इन्फ्लुएंसर्स वाली लाइफ, स्टार्टअप्स हो गए, माइग्रेशंस के सपने आज उन्हें ज्यादा बड़े लग रहे हैं। एक 1971 जैसी वॉर वो इमेजिन करें जिसमें खुद के देश की बेइज्जती उन्होंने खुद ही करवा दी। इंडिया ब्रोक पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स, राइट? तो वो चीज उन्हें आजकल अट्रैक्ट नहीं कर रही है। और ये माइंडसेट का जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन चुका है, क्योंकि फौज डिकेड से टेक्स्ट बुक्स, मीडिया, इन जब चीजों से नैरेटिव सेट करती आ रही थी। हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है, कश्मीर हमारे बिना अधूरा है, वो नैरेटिव अब युवा जो है वो सरकास्टिकली लेने लगे हैं। इंस्टाग्राम्स पे मीम बनते हैं कि भाई एक तरफ दुनिया मार्स पे जा रही है, वी आर हियर, तो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो ऐसे मीम से हमें देखने को मिलता है कि वहां की यूथ का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब यूथ का माइंडसेट चेंज हो रहा है तो यूथ इज गोइंग मोर टूवर्ड्स टू कीप द चेक ऑन आर्मी। तो इससे आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है वो फिर से कम हो रही है। अब यूथ उनसे सवाल पूछे ना तो उनके पास फिर से दूसरा कारण यही था, पहलगाम टेरर अटैक को करवाने का, राइट? इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो ये फिर से यू कैन स्क्रीनशॉट और यहां से पढ़ सकते हो व्हाट वी वर ट्राइंग टू से इन दिस। उसके बाद तीसरा रीजन, दैट इज द कोलैप्स ऑफ द कश्मीर कार्ड। देखिए, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का वो ट्रंप कार्ड है जो वो पिछले 70-75 सालों से उनका जो हर सियासतदान है, उनका जो हर आर्मी जनरल है वो खेलता आया है। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखो तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी 2019 में एक्शंस लिए उसके वो जो इनका कार्ड है वो अपनी चमक खोता आ रहा है। तो 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म करा और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको सरकार ने हटा दिया, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इमरान खान तब के जो प्रेसिडेंट थे, तो चलो वो जेल में हैं, उन्होंने तब यूएन में जाकर कितनी स्पीचेस दी
दुनिया के मुस्लिम जो मुल्क हैं उनको रैली करने की कोशिश करी भी, हमारे साथ आइए। आर्मी ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा कि भाई ये हमारी जो जगलर वेन है उसके ऊपर वॉर है। लेकिन इन द एंड क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना कोई बड़ी इंटरनेशनल हमें इंटरवेंशन देखने को मिली, ना यूएन में वो कोई खास रेजोल्यूशन पास करवा पाए। तो भारत ने अपने फैसलों को अंजाम तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान और उनकी जो आर्मी थी वो चुपचाप देखती रही। और ऊपर से क्रेडिबिलिटी क्राइसिस फिर आ गया। भाई कश्मीर तो हमारा था, इसी के पीछे तो आज तक आपने हम लोगों को अलाइन किया था कि यू शुड सपोर्ट अस, कश्मीरियों को हमारी जरूरत है और हम कश्मीरियों की वो जरूरत को पूरा करेंगे, राइट? तो पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान का जो कश्मीर कार्ड है वो वर्चुअली इफेक्टिवलेस हो गया है। ना ग्लोबल मीडिया से पहले जैसी उनको सिंपैथी रही है कोई, ना ही कश्मीरी अवाम में अब वो जुनून रहा है कि भाई कम से कम अगर वो ओपन फॉर्म में मतलब पहले आके बोलते थे, अब वो चीज नहीं रही है। क्योंकि 370 हटने के बाद वहां पे डेवलपमेंट आ गई है। अब 370 के बाद अगर हम बात करें तो देयर इज न्यू रियलिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कश्मीर ऑल्सो। क्योंकि जो 370 से डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन आई है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता आज की डेट में। दिल्ली की सरकार ने कश्मीर में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उन प्रोजेक्ट्स की बारिश कर दी। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिले, एम्स बने, आईआईटीज बनी, आईआईएम्स बनी, सड़कें बनी। तो हर गांव तक जो वहां पे सरकारी स्कीम्स हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश करी गई। यहां तक कि बहुत टाइम बाद कश्मीर ने लोकल लेवल के इलेक्शंस भी देखे। अब इसके बाद सबसे जो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज थी वो 2023 में श्रीनगर में G20 का टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग हुई। वो भी सक्सेसफुली होस्ट हो गई। आप सोचो कि दुनिया के बड़ी ताकतें आकर वहां पे बैठ के मीटिंग कर रही हैं, डल लेक घूम रहे हैं, वो वहां पे काम किया जा रहा है और सब किस नैरेटिव में आ रहे हैं कि हम इंडिया पे जा रहे हैं और तुम उसको क्लेम करे जा रहे हो अपनी लोगों को अलाइन करने के लिए। तो लोग पूछेंगे ना कि भाई क्या चीज है अभी। अब अगर इसके बाद जो हालात डेवलपमेंटल बने, जितने सिक्योरिटी के मेजर्स सरकार ने लिए कश्मीर में, उससे जो टूरिज्म है उसका भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हमें देखने को मिले। तो 2023 में लगभग 20 मिलियन के आसपास जो टूरिस्ट हैं वो गए। 2024 का आंकड़ा तो 5-6 करोड़ के आसपास है, जो इतिहास में, कश्मीर के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर था। अमरनाथ यात्रा में भी जो दस्तक का नंबर है वो ऊंचा हो गया था, क्योंकि पहले टेररिस्ट अटैक वगैरह होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर से सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करी। वैष्णो देवी में भी लाखों लोग पहुंचे। अब ये इंडिकेटर था कि हालात जो हैं वो कश्मीर के भी काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गए हैं। स्ट्रीट वायलेंस देखने को मिलती थी, स्टोन पेल्टिंग के किस्से देखने को मिलते थे, वो 2016-17 के मुकाबले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके जैसी कितनी सेपरेटिस्ट आवाजें ऑलमोस्ट खामोश थी। आपको रिसेंटली याद नहीं होगा पिछले 3-4 सालों में आपने इनसे कोई स्टेटमेंट सुनी हो। उनका लीडर जो था या तो वो हाउस अरेस्ट में था, उसकी क्रेडिबिलिटी कश्मीरी के जो लोग हैं उनके आंखों में कम हो गई थी, खत्म हो गई थी आई वुड से। उसके बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने भी बहुत सारे जो आपके टॉप के मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिया, और उसी के रिजल्ट की बदौलत जो कश्मीर का लोकल यूथ था उसका पाकिस्तानियों का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता था उसके अंदर नंबर कम होने लगा। अगर आप इस चीज को देखो तो 2022 में 100 रिक्रूट्स थे, 2023 में वो रिक्रूट्स का नंबर कम होकर 22 पे रह गया, 2024 में सिर्फ 7 लोकल बंदों को वो रिक्रूट कर पाए। अब इसके बाद जो 70 से 80% मिलिटेंट्स पाकिस्तानी हैं जो आज की डेट में कश्मीर पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आप जिस चीज को फ्यूल करना चाह रहे हो कश्मीर के अंदर, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी आपके लोगों में बढ़ेगी, उसके लिए आपको लोकल सपोर्ट चाहिए, वो यहां की सरकार ने खत्म कर दी थी। यू सी द नंबर, ओनली 7 लोकल रिक्रूट्स वर देयर फ्रॉम कश्मीर इन द ईयर ऑफ 2024। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी मतलब स्ट्रैटेजिकली भी आइसोलेट हो गया था कश्मीर मुद्दे को लेकर। बिकॉज इफ यू सी, जो एक बात थी उनके मन में था कि भाई 5 अगस्त 2019 को जब से आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा है तो कश्मीरियों के अंदर आपको एक वो क्या बोलते हैं कि ना एक्सेप्टेबल माने जाने वाली चीज की तरह एक विद्रोह देखने को मिलेगा कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, 370 तो हमारा है, 370 आपने कैसे हटा दिया। सो जम्मू कश्मीर के खुद के लोग विल राइज इन प्रोटेस्ट, लेकिन वो चीज उन्हें देखने को मिली नहीं। पाकिस्तान इटसेल्फ वॉक डाउन इन इंटरनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस उनके खुद के वहां पे आ गया। अब इसके बाद अगर आप देखो अफगानिस्तान में 2021 का समय था, तालिबान का रिटर्न भी आया, उनसे भी उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि भाई अब तालिबान वापस से अफगानिस्तान में पावर में आ गया है, सो दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन द कश्मीर मैटर, लेकिन उसने भी नहीं करा। बिकॉज अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने कमान संभाली है, सो वी आर इन गुड रिलेशंस विद देम।
इफ नॉट गुड वी आर इन ओके रिलेशंस विद देम, है ना। तो उससे वहां पे भी उनका जो प्लान था वो चौपट हो गया, फ्लॉप हो गया। एंड फाइनली जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जो कंट्रीज इनके साथ रैली करती हैं, चाहे फिर वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने भी भारत के साथ जो अपनी टाइज है वो स्ट्रेंथन कर ली। यूएई ने तो यहां तक कश्मीर में एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया था। सो यहां पे भी पाकिस्तान की जो अप्रोच थी वो फेल हो जाती है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कुछ डिविंडलिंग ऑप्शंस थे कि भाई या तो हम फिर वैली वाले रीजन में, क्योंकि अपने लोगों को तो लाइन बिहाइंड करना है ना, वो कैसे होंगे, तो या तो अभी कश्मीर वाला कार्ड फिर से खेलने के लिए हम अपनी जो इंसर्जेंसी उसको रिवाइव करें। और इंसर्जेंसी रिवाइवल के लिए आपने ये चीज देखी भी होगी कि अगर आप 2024 के टेरर अटैक्स को ऑब्जर्व करो ध्यान से, वो सारे के सारे टेरर अटैक्स जम्मू रीजन में थे। तो उसने कुछ कुछ इन्फिल्ट्रेशन जो पुंछ रजौरी सेक्टर है वहां पे ट्राई भी किया। यहां तक कि पहलगाम में अक्टूबर 2024 में एक टूरिस्ट बस पर भी अटैक हुआ था। लेकिन इंडिया ने ऑल दीस टाइम, जितने भी वो छोटे छोटे स्क्रिमिशेस कर रहा था, टेरर अटैक करवा रहा था, इंडिया ने स्ट्रांगली जवाब दिया। अब लेकिन पहलगाम से उसने जो ये हिंदूज को स्पेसिफिकली टारगेट करा है और हिंदूज के साथ साथ टूरिस्ट को भी करा है, तो जो वो हिंदू वाला कीवर्ड है यहां पे, उससे वो अपने देश के लोगों में जो डिवाइड मिट रहा था ना, उसको फिर से एस्टैब्लिश कर देगा। और जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट को अटैक करा, उससे कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ दी उसने। एंड दिस ऑल इज द इविल प्लान ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। Why? Because they want a war with India. क्यों चाहिए? उनका खुद का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कुछ इंटरनल क्राइसिस भी चल रहे हैं, है ना, क्योंकि कभी कभी जो कश्मीर का जो नैरेटिव हुआ करता था वो पाकिस्तान की आर्मी का जो डोमिनेंस है उसको, मतलब व्हाट डू वी से, बना के रखता था, है ना। लेकिन कश्मीरी पीपल अभी दे आरंट रिसेप्टिव टू पाकिस्तान में। खुश हैं यार, सब खुश हैं। कितने लोगों के वीडियोस वायरल हुए, कितना घिनौना काम करा तुम लोगों ने वहां पे। कितने लोगों ने किश्तों के ऊपर अपनी टवेरा ली थी इन द होप दैट कि भाई सीजन आने वाला है, सीजन में हम लोग कमाई करेंगे। कितने टूरिस्ट जा रहे थे। 4 to 5 CR इज नॉट अ मतलब स्मॉल नंबर। कितने लोग वहां के थे जिनका घर उससे चलता था। एक और बंदे की वीडियो वायरल हो रही थी, ही वाज सेइंग दैट पहले मेरे पास जब कमाने के लिए कुछ नहीं होता था तो मुझे 500 रुपए या पत्थर फेंकने वाले देते थे, भाई मैं उनके साथ चला जाता था। लेकिन जब से मोदी ने आके 2019 में ये 370 आर्टिकल हटाया और कश्मीर की इंटीग्रेशन हुई है, मेरे बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, दे आर रीडिंग वेल, दे आर स्टडिंग वेल। कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुला करते थे, अगर आप पिछले डिकेड में जाके देखो तो। सो ऑल दिस नुइसेंस जस्ट टू मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी, इट्स अ ह्यूज शेम ऑन पाकिस्तानी आर्मी। तो इसके बाद अगर आप जनरल मुनीर का स्टेटमेंट मैंने आपको वो बताया ये। सो ये तीसरा रीजन था पहलगाम के ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाने का। अब अगर हम आगे बढ़े तो लास्ट रीजन, इन सब तीनों चीजों की वजह से पाकिस्तान की आर्मी अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करती जा रही थी, जिसकी वजह से दो बंदों के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनती थी। एक पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर खुद पर, और दूसरा पाकिस्तान की वो नेशन स्टेट थ्योरी पर कि पाकिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत से डिफरेंट नहीं दिखाया जाएगा तो उनके लोग किससे डरेंगे? किसी से भी नहीं। अब जब डर आएगा तो समवन विल राइज दैट वी विल प्रोटेक्ट यू। वो प्रोटेक्शन आर्म किसकी थी? पाकिस्तानी आर्मी की। और पाकिस्तानी आर्मी इस प्रोटेक्शन देने की आड़ में जितना मतलब आप बोलो गलत काम हो रहा है पाकिस्तान में, सब करती आ रही थी। अपने बिजनेस अच्छे, अपनी फैमिलीज अच्छी, अपने बच्चे बाहर अच्छे से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पॉवर्टी में है। तो चलो इसके बाद अगर हम ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आइडियोलॉजिकल ट्रैप का। अब इस टू नेशन थ्योरी के अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो खुद एक शिद्दत के वजूद के क्राइसिस से गुजर रही है। ये फौज जो है वो 75 साल से अपने आप को डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड सर्वाइवल के रूप में पेश करती आई। टू नेशन थ्योरी, जिसे दो कौमी नजरिया भी बोला जाता है, वो इनकी आइडियोलॉजिकल सोच जो है वो, या आइडियोलॉजिकल आग जो है इनके अंदर की, उसे बुझने नहीं देती। लेकिन आज जब पाकिस्तान में लोग रोटी चावल के लिए तरस रहे हैं तो उनको कश्मीर और एंटी हिंदू नैरेटिव्स में उलझाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। और आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर दुश्मन का खतरे वाला कार्ड फेल हो गया तो उनकी जो इतनी डोमिनेंट पोजीशन थी स्टेट में वो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। और इसी वजह से जनरल जो आसिफ मुनीर हैं, उन्होंने हाल ही में पीएमए के जो काकुल में कुछ कैंडिडेट्स की जो पासिंग आउट परेड चल रही थी उसमें जबरदस्त जोर देकर ये पुराना राग सुना दिया फिर से।
भाई टू नेशन थ्योरी इज आवर फाउंडेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्या है ये? और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भाई हमारे फोरफादर्स ने कुर्बानी दी थी क्योंकि वो मानते थे कि हिंदूज और मुस्लिम अलग। अब यहीं तक ही नहीं रुका है, डायस्पोरा कन्वेंशन में 16 अप्रैल को गए, वहां जाकर बोले कि अपने बच्चों को बताएं कि हिंदू से हमें हर मायने में अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, सब लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके उनको ये वाली चीज, ये जो डिवाइड, पॉलिटिकल डिवाइड उनके मन में क्रिएट करा गया है, वो वाइप आउट हो रहा है। वो पंजाब जैसे रीजन में आज भी बातें करी जाती हैं, भाई किसको चाहिए था पार्टीशन, लोगों में किसको चाहिए था पार्टीशन, राइट? ये तो पॉलिटिकल मास्टर्स की विल से हो गया। ग्राउंड लेवल पे तो ना पंजाब के लोगों को चाहिए था, इंडिया वालों को, ना पंजाब के लोग जो पाकिस्तान के उनको चाहिए था, किसी को नहीं चाहिए था। तो इनके जो आर्मी चीफ वगैरह हैं, ये ऐसे नैरेटिव्स को चलने देते। 2025 वाला अभी भी हमें सीन देखा, तो इस सब सीन को अभी भी सुन के महसूस होता है ना कि 1947 के बाद का जैसे कोई जनरल बोल रहा हो। उभर जाओ भाई उस चीज से, अपने देश की इकोनॉमी को संभालो। इस बयानबाजी के पीछे आपकी जो डेस्परेशन है ना, वो झलक रही है, वो सबको पता चल रहा है। आर्मी अपने लोगों को फिर से ये बताना चाह रही है कि भाई हम ना होते तो ये हिंदू तुम्हें खत्म कर देंगे, हम ही पाकिस्तान के वजूद के रखवाले हैं। ठीक है, वो तुम्हारी जनता भी वो नैरेटिव बाय नहीं करेगी भाई। देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स विच योर न्यूज चैनल्स, विच योर व्हाट डू वी से, जो तुम्हारे एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जनता यूनिलेटरली उस चीज के पीछे अलाइन नहीं है। दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, राइट? इसके बाद अगर हम डेस्परेशन के बाद अगली चीज पे बढ़े तो दे वांट टू डिसोल्यूशन द पब्लिक, है ना? क्योंकि पब्लिक उनसे वही सवाल पूछ रही है कि व्हाट एग्जैक्टली हैज द आर्मी डिलीवर्ड इन लास्ट 75 ईयर्स, है ना? तुम लोगों ने आज तक जो हमें नैरेटिव बेचा है, उस नैरेटिव की वजह से हम 3 जो जंगे हैं वो ऑलरेडी हार चुके हैं। वी हैव लॉस्ट 3 वॉर्स। पाकिस्तान का तुमने 1971 में ब्रेकअप करवा के उससे एक अलग कंट्री निकलवा दी। पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी कोलैप्स पे है। एफडीआई हमारा 52% लो है 2022 से। पॉवर्टी हमारी 40% पे है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करो तो वो 54 डेज का है। क्या करा क्या तुम लोगों ने? उसके बाद जो स्प्रेड ऑफ टेररिज्म विद इन इट्स बॉर्डर्स, आज तक तुम हिलेरी क्लिंटन वाली स्टेटमेंट याद करो। हिलेरी क्लिंटन ने क्या बोला था? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रेयर अ स्नेक इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट इट टू ओनली बाइट योर नेबर। तो तुमने जो ये बात करी थी, जो ये अपना आई थिंक इनका जो 2000 में जनरल थे, उन्होंने बात बोली, ही सेड दैट व्हाट डू यू थिंक, हमने तालिबान को ट्रेन क्यों करा था अफगानिस्तान में? जस्ट टू फाइट इन अफगानिस्तान? नहीं, वी ट्रेन्ड देम फ्रॉम कश्मीर। आज वही वाला टीटीपी आपके खैबर पख्तूनख्वा में इट इज अटैकिंग, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही वो चीज। तो ये अवाम उनसे वो सवाल पूछ रही कि व्हाट यू हैव डन फॉर अस इन द लास्ट 75 ईयर्स, ये सब तुम लोगों ने करवा दिया। ऊपर से इकोनॉमी की हड्डियां टूट रही हैं, इकोनॉमीज बैकबोन इज ब्रोकन। अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये फिर से जो इनकी ओल्ड स्ट्रैटेजी है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली द आर्मी हैज नेवर अलाउड सिविलियन गवर्नमेंट्स टू बिकम टू स्ट्रांग। दे ऑलवेज हैव केप्ट द आइडिया ऑफ अ परपेचुअल थ्रेट अलाइव टू जस्टिफाई देयर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस एंड ओवरसाइज्ड रूल। जितने भी मिलिट्री कू हुए हैं, 48 का, 58 का, 77 का, 99 का, सिर्फ एक ही नैरेटिव से उन सबको जस्टिफाई कर दिया। क्या? वी आर सेविंग द कंट्री। फिर से वही चीज आ गई। और इस बार खुद अटैक कर नहीं सकते थे, क्योंकि खुद अटैक करते देश की जनता पूछती भाई इकोनॉमी का बुरा हाल है, तुम अटैक करने क्यों जा रहे हो? लेकिन अब अगर इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट बैक, तो इनको अपनी जनता को बेचने के लिए फिर से सामान मिल जाएगा। इंडिया मार रहा है भाई, हम तो मारेंगे, राइट? सो दैट्स द रीजन। वो आर्मी की क्रेडिबिलिटी को फिर से बना के रखेगा। ठीक है, एक एनालिस्ट ने सम अप भी करा है। He said that Pakistan today is in a poly crisis. इकोनॉमी का क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी का क्राइसिस है। एंड पाकिस्तानी आर्मी, रिमेंबर, पाकिस्तान वाले लोग भी प्लीज रिमेंबर, पाकिस्तान आर्मी यूजेस सच मोमेंट्स टू टाइटन इट्स ग्रिप, हमेशा से करता आया है। इसके बाद द इंडिया प्रॉब्लम बाय पीस इज अ थ्रेट फॉर द आर्मी। अगर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो जितना भी तुम लोगों का एक्सेसिव बजट है, तुम्हारी इकोनॉमी डाउन में है, लेकिन भाई तुम्हारा अभी भी जो बजट है वो ट्रिलियंस में है, $8.1 ट्रिलियन लास्ट ईयर से 15% की ग्रोथ के साथ। तो तुम्हारी जनता तुम्हें क्वेश्चन करने लगेगी, तुम्हारी जो प्रिविलेजेस है उन्हें क्वेश्चन करने लगेगी। अभी अभी न्यूज भी वायरल हो रही थी, आसिफ मुनीर की जो फैमिली है उसे शिफ्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो जनता की सिक्योरिटी का क्या? इफ इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट बैक एंड इंडिया विल, तो सबको नुकसान होगा ना, तुम्हारे देश में भी, एंड यू आर सेविंग योर फैमिली।
बाकियों की फैमिली का क्या? पाकिस्तान की आवाम इनसे ये सवाल पूछे। इसके बाद देयर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी भी ये करते हैं, बार बार हमें आर्मी का कू देखने को मिलता है, तो इनकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी हार्ड टू जस्टिफाई हो जाएगा ये अगर बहुत देर तक इंडिया और पाकिस्तान में अमन शांति आ गई। इसके बाद द आर्मी इज वेरी इंस्टीट्यूशनल, कल्चर इज एंटी इंडिया, है ना। जो भी जितने भी पाकिस्तान के अगर आप ट्रेनिंग मैनुअल्स देखो, उनका डिफेंस का लिटरेचर देखो, उनका माइंडसेट देखो, एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन अ सिंगल डॉक्ट्रिन। और वो डॉक्ट्रिन क्या है? इंडिया इज द इटर्नल एनिमी। एक स्कॉलर है, उनका नाम है क्रिश्चियन फेयर, वो लिखती है कि द पाकिस्तान आर्मी वुड प्रेफर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ओवर स्टैंडिंग डाउन। पीछे हटने से बजाय वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसके बाद दैट्स व्हाई देयर वाज अ टेम्पटेशन ऑफ अ मिनी वॉर, दे वांट अ क्विक एक्सकेलेशन। इंडिया अटैक करेगा, इसके बाद वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी नहीं ताकि पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो, लेकिन दे वांट अ मिनी वॉर। सो इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट बैक। अगर रिटेलिएट बैक करेगा, हम भी अपनी जनता को बोलेंगे नाउ इंडिया इज अटैकिंग, अब हम क्या करें, हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। उस रिटेलिएशन को पोर्ट्रे कैसे करेंगे? वी आर योर सोल सर्वाइवर, है ना। और फिर से वो जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है वो पैदा हो जाएगा। इंडिया इज अ नंबर 1 एनिमी। उस नैरेटिव, उस अम्ब्रेला नैरेटिव के नीचे ये अपने जितने गलत काम चल रहे हैं, जितनी इनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, खुद अमीर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम गरीब हो रही है, वो सब कुछ ऐसे ही चलने देंगे, राइट। So this is the real story behind why Pakistani army desperately needs a war now. तो ये सबके साथ शेयर करिए so that जो एक रियल चीज है, लोगों को वॉर नहीं चाहिए। People don't want war. These political masters, these pathetic Pakistani army for its credibility crisis wants a war with India. So that was analysis for today's video. आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।